नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र और आप सभी का धर्मेंद्र सर मैथ्स में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं प्लेन ज्योमेट्री। बिल्कुल ये आने वाले जो एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीईटी में भी है, ये रीट में भी है। बिल्कुल आपके काम का टॉपिक है प्लेन ज्योमेट्री, जिसके अंदर हम बात करते हैं सरल रेखा, कोण, बहुभुज, यानी बहुभुज में हम बात करते हैं त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, इन सबको लेकर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर कई सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं, तो उसके आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं अभी स्टार्टिंग किससे करूंगा, अभी मैं केवल क्वेश्चन की सीरीज चला रहा हूं आप लोगों के लिए, और जिससे आप सभी मुझसे जुड़ सके और आपको पता चल सके कि मैथ्स को हम बिना रटे, बिना याद किए हम मैथ्स को सीख सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए मैथ्स के जो क्वेश्चन है प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड वो लेकर आया हूं। तो उम्मीद है कि आप सभी को वो क्वेश्चन पसंद आएंगे और इस पूरी क्लास को देखिएगा, क्योंकि पूरी क्लास के अंदर जो क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं प्लेन ज्योमेट्री से रिलेटेड, वो सभी एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार ही बनाए गए हैं, यानी पूछे गए क्वेश्चन भी हैं हमारे। तो आपको वो सभी क्वेश्चन देखने, अच्छे से समझने हैं और सीखिएगा। डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा इस क्लास को देखकर। तो कुछ जो रूल्स हैं वो मैं आपको साथ में सिखाता जाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि दिए गए चित्र में एओबी एक सरल रेखा है। एओबी क्या है बेटा? एक सरल रेखा है। सरल रेखा यानी सरल रेखा पे जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग कितना होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। ये बात हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सरल रेखा है, सरल रेखा के ऊपर जितने भी कोण बनेंगे उनका योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। यदि ए अनुपात बी बराबर 2 अनुपात 1, यानी कोण ए और कोण बी का मान क्या दे रखा है? 2 अनुपात 1 दे रखा है। तो क्या पूछ रहा है? ए का मान क्या होगा? तो बेटा ए और बी एक सरल रेखा पर आपतित कोण है, तो इसका मतलब ये होगा कि ए प्लस बी दोनों का योग कितना होगा? दोनों का योग होगा 180। और यहां पर अगर मैं मानता हूं कि ए का मान 2 है और बी का मान क्या है दोस्तों? 1 है, तो यहां पर 2 और 1 क्या हो गया? 3 हो गया। तो यहां पर 3 किसके बराबर? 180 के बराबर। तो ए का मान निकाल सकते हैं, ए बराबर 2/3 गुणा 180 डिग्री। और इसका सीधा सीधा आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा यहाँ पर 120 डिग्री। तो कोण ए का मान कितना होगा दोस्तों? 120 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना था, क्या ध्यान रखना था मुझे? कि एक सरल रेखा पर जो कोण बनते हैं उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये हमें पता होना चाहिए। इसको अगर सरल रेखा पर दो कोण है तो इनको हम क्या बोलते हैं? सरल रेखी युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? सरल रेखी युग्म बोलते हैं। अब सरल रेखी युग्म क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां पर ये जो सरल रेखा पर जो कोण बने, ये दोनों आपस में आसन्न कोण होते हैं। दोनों देखो, ये चीज हमेशा याद रखना कि ये दोनों कोण क्या होंगे। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये कौन से कोण है? आसन्न कोण है। आसन्न कोण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ये आसन्न कोण है, साथ ही ये क्या है? संपूरक भी है। संपूरक मतलब जिनका योग क्या हो? 180 डिग्री हो, यानी ये सप्लीमेंट्री एंगल भी है। तो ये आसन्न और संपूरक दोनों है, ठीक है। ये बात एक्स्ट्रा आपको सीखने को मिली इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या कह रहा है? किसी सम उत्तल बहुभुज के प्रत्येक अंत्य कोण का माप कितना है? 156 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। अब काफी सारे स्टूडेंट्स को अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको दो तरीके बताता हूँ, दोनों ही एक ही चीज के अलग अलग रूप है। जैसे आपको इंटीरियर एंगल, जिसको मैंने आई बोला, आई का मान 156 है, और कोई भी बहुभुज हो, उस बहुभुज के अगर मैं अंतःकोण और बहिष्कोण की बात करूं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। तो इसका एक्सटीरियर एंगल यानी बहिष्कोण क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 156 डिग्री। और अगर मैं इसको घटाऊंगा तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 24 डिग्री। क्या हो जाएगा? 24, यानी एक बहिष्कोण का मान क्या होता है? 24 डिग्री दे रखा है मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से। टोटल यहां पर हम बात करें, सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है? 360। और 360 में अगर मैं 12 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास 12 नहीं, 24 का भाग लगा दूंगा तो मेरे पास भुजाओं की संख्या आ जाएगी। बिल्कुल, तो यानी कितने कोण है ये निकाल लेते हैं। तो 24 का भाग लगाए, 24 से कम 24, 24 5 120, यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई बेटा? 15 यहाँ पर भुजाओं की संख्या होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। एक तरीका ये और ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है अंत्यकोणों का मान निकालने का, वो होता है n-2 इंटू 180 डिवाइडेड बाय, अगर हम बात करें यहाँ पर कितने कोण है? n कोण है, ठीक है। और एक कोण का मान कितना आ रहा है? 156 डिग्री। ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। अब इसको व्रज गुणा कर दीजिए तो 180n, तो ये हमारे पास हो गया 180n। खोल लिया मैंने, 180 गुणा 2 यानी 360 डिग्री हमारे पास ये हो गया, और ये हो जाएगा 156n हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पर n वाले पोर्शन को इधर ले आओ तो बचेगा कितना? 24n बराबर 360 डिवाइडेड बाय ये माइनस के 24n और बराबर 360। तो अब यहाँ पर n का मान हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24। देखो पिछले कॉन्सेप्ट की तरह ही वैल्यू निकल कर आई है, तो इसका आंसर कितना आएगा? बिल्कुल 15 इसका भुजाओं की संख्या आएगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत आसान था। सबसे बेस्ट तरीका तो ये था कि एक अंतःकोण की वजह से एक बहिष्कोण का मान निकाल लीजिए। हमें पता होना चाहिए। देखो अगर मैं कोई भी आकृति बनाता हूं तो, और ये अगर अंतःकोण है तो ये क्या होगा? मेरा बहिष्कोण। और हमेशा एक सरल रेखा पर कोण बनता है तो इनका योग क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो एक अंतःकोण और एक बहिष्कोण हमेशा क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। इस चित्र में काफी सारे कोण बन रहे हैं, हमारे पास काफी सारे संबंध बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चित्र में दो समांतर रेखाएं, कौन कौन सी? दो समांतर रेखाएं AB और CD,
लिखा हुआ नहीं पर दो समांतर रेखा ये दिख रही है मुझे को काटते हुए एक तिरछी रेखा के साथ बने हुए एकांतर कोण है। तो यहाँ पर दो समांतर रेखा मान लेते हैं अपने पास ए बी और सी डी अपने को दे रखी है, इसी की बात करें। तिरछी रेखा क्या है, ई एफ काट रही है। तो देखो काफी सारे कोण है, इसको समझना आप कि इसमें काफी सारे कोण है, उन कोणों का संबंध क्या है। तो पूछ क्या रहा है वैसे एकांतर कोण। एकांतर कोण का मतलब पता है क्या होता है, एक छोड़ के अगला। एकांतर का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक छोड़कर अगला जो कोण होगा वो क्या होता है, एकांतर कोण होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। तो यहाँ पर एकांतर कोण की अगर बात करूं तो देखो अंदर चार कोण बन रहे हैं, 3 4 5 6। ये आप ध्यान रखना सीक्वेंस ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। कभी कभी आप क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन से भी निकाल सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में आपको आपसे पूछ रहा है कौन सा युग्म है, तो देखो 1 और 8। तो देखो बेटा 1 ये रहा, 8 ये रहा, ठीक है। ये बहिष्कोण है, ये क्या है, बहिष्कोण। एकांतर कोण बचपन में सब पढ़ते आए कि अंदर वाले जो कोण है वो एकांतर कोण थे, पर एकांतर कोण बाहर भी होते हैं। जैसे ये चारों अंदर के कोण है, इनका रिलेशन जब निकालेंगे तो अंतः एकांतर कोण कहलाएगा। और 1 2 7 8 ये बाहर के चार कोण है, इन चारों का संबंध निकालूंगा तो क्या कहलाएगा, बाह्य एकांतर कोण कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बाहर की बात करें तो 1 और 8 बिल्कुल यहाँ पर बहिष्कोण है, और एकांतर कोण भी है ये 2 और 7, बिल्कुल ये बहिष्कोण एकांतर कोण है। अब इसको जज कैसे करते हैं जरा समझना इस बात को। तो यहाँ पर 1 2 8 7 एक साइकिल चला लो, आप ऐसे चलाओ या फिर ऐसे चलाओ। तो एकांतर कोण का मतलब होता है जब साइकिल के अंदर एक छोड़ के अगले की बात करें तो एकांतर कोण कहलाते हैं सीधे सीधे वे में। तो 1 के बाद 2 छोड़ दो, बचा कौन सा, सीधा 8 पे आ गए। उसके बाद या तो इधर से चलो, 1 के बाद 7 छोड़ दो, किस पे आ गए, 8। तो 1 और 8 आपस में क्या होंगे दोस्तों, एकांतर कोण कहलाएंगे। और ऐसे ही 2 और 7 भी एकांतर कोण कहलाते हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। पर आगे का चेक कर लीजिए आप, क्या है, 1 और 2, 1 और 2 सरल रेखा पर है, तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों हमारे लिए होंगे सरल रेखीय युग्म कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, सरल रेखीय युग्म, यानी इसको लीनियर पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीनियर पेयर बोलते हैं। तो ये हमारा काम का नहीं है। उसके बाद 2 और 6, 2 और 6 ये देखो 2 और 6 एक ही तरफ है, एक जैसे समांतर रेखाओं के एक ही और एक जैसे कोण जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, संगत कोण कहते हैं। यानी हम उसको करस्पॉन्डिंग एंगल कहेंगे, तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है ये, ठीक है। तो ये भी हमारे काम का नहीं है। इसके बाद 1 और 5 भी संगत कोण बिल्कुल युग्म कहलाएंगे। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, क्या है, दिए गए चित्र में यदि AOC और BOD बराबर 85 डिग्री, यानी AOC एक तो ये वाला कोण और एक BOD यानी ये वाला कोण, इन दोनों का योग कितना है, 85 डिग्री है। तो कोण COD ये वाला, ओके। तो ये वाला मान पूछ रहा है। अब देखो मैं यहाँ पर देखूं AOB क्या है, एक सरल रेखा है। यहाँ पर क्या है, AOB क्या है, एक सरल रेखा है। और अगर सरल रेखा है तो मैंने अभी आपको बताया था कि सरल रेखा के एक ही और बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पर इसका यानी कोण AOC प्लस कोण COD प्लस कोण BOD, इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आप देखिए क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि AOC और BOD यानी इसका और इसका योग कितना है, 85 देखा, सॉरी 85 डिग्री तो ये है, प्लस कोण COD आपको ये दे दिया, तो यहाँ पर 180 डिग्री हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर कोण COD बराबर 180 माइनस 85 करेंगे तो बिल्कुल 95 डिग्री बचेगा, यानी कोण उसका मान क्या होगा, 95 डिग्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। जल्दबाजी ना करना, कभी कभी 180 में से 85 घटाते हैं तो काफी लोगों का आंसर 105 भी आया, तो जल्दबाजी आपको नहीं करनी, आंसर आपका करेक्ट आएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एक तल पर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक तल का मतलब जैसे ये प्लेन है, इस प्लेन पे एक ऐसे खींच लो, 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 एक ऐसे खींच लो। कितनी खींच सकता हूं बेटा, मैं अनंत खींच सकता हूं। तो यहाँ पर 3 नहीं, 2 नहीं, अनंत बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ नहीं कह सकते, कह सकते हैं ना, अनंत कह सकते हैं। तो अनंत भी वैसे तो हम डिफाइन नहीं कर सकते नंबर क्या, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कितनी खींची जा सकती है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ऐसा नहीं है कुछ कह नहीं सकते, तो कह तो सकते हैं भाई अनंत है, यानी खींचो आप जितनी खींच सकते हो आप। उसके बाद क्या कह रहा है, छठा, माचिस की डब्बी में कितने तल होते हैं। माचिस की डब्बी जो होती है वो एक 3D आकृति होती है। क्या होती है, 3D आकृति होती है। तल कितने होते हैं उसमें, तल होते हैं 6। कैसे, जैसे कमरा, जिस कमरे में आप बैठे हैं, जिस कमरे में बैठ के आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, उस कमरे में अगर हम देखें तो आपके सामने एक दीवार होगी, एक आपके पीछे बैक में होगी। तो आपने सामने की 2 दीवारें, एक लेफ्ट में एक राइट में 4 दीवारें, एक छत पर एक बॉटम पे 6 दीवारें। तो यहाँ पर इस तरह से 6 तल, तल यानी सरफेस जिसको हम बोलते हैं। तल का मतलब क्या है यहाँ पर, सरफेस। तो कितने सरफेस है बेटा, कितने सरफेस है हमारे पास, 6, यानी 6 सरफेस यानी 6 तल जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ, बिल्कुल वही होगा। आगे क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या, निम्न वस्तुओं में से कौन सी समतल है। समतल यानी प्लेन है, प्लेन। इनमें अंतर समझो, ये अंतर बहुत जरूरी है आपको पता होना, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन आएंगे सब में ये बेसिक बातें हैं। कभी कभी हम क्वेश्चन करना सीख जाते हैं पर ये बेसिक बातें हमें नहीं पता होती है। जैसे ग्लास, ग्लास को भर सकते हैं, जिनको भर सकते हैं वो आकृति होती है 3D आकृति होती है। क्या होती है, 3D आकृति होती है, ठीक है। तो इसको भर सकते हो तो ये 3D है, यानी ये समतल नहीं होगा हमारे लिए,
ठीक है, यानी ये समतल नहीं होगा हमारे लिए। गेंद भर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि फूली हुई होती है, तो ये भी समतल नहीं है। बेलन भी समतल नहीं है, केवल क्या है, कागज, कागज समतल है क्योंकि 2D शेप है। इसका क्षेत्रफल निकालता हूं, आयतन नहीं निकाल सकता। तो जिन आकृतियों का क्षेत्रफल निकाल सकता हूं वो सब आकृतियां 2D होती है, जिनका आयतन निकाल सकता हूं वो सब 3D आकृति होती है, त्रिविमीय आकृतियां होती है। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, वर्ग के चारों अंत्य कोणों का योग होता है। बहुत आसान सी बात है, सभी को आता होगा। तो वर्ग के चारों अंत्य कोण का योग कितना होता है बेटा, 360 डिग्री होता है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का, इसलिए सारे कोणों का योग कितना है, 360 डिग्री का। चलिए एक और शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्या लिखा हुआ है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटे, तिर्यक रेखा काटे, यानी तिरछी रेखा काटती है दो समांतर रेखाओं को तिरछी रेखा काटती है, तो क्या बोल रहा है, उससे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से सत्य कथन नहीं है। ये वर्ड लिखा हुआ है सत्य कथन नहीं है, यानी गलत पूछ रहा है वो आपसे। इनके में कुछ लिखा हुआ है संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण बेटा ये वाले कोण होते हैं, ये वाले एक ही जैसे जो कोण होते हैं उनको संगत कोण कहते हैं। ये कोण संगत है, इधर वाले कोण संगत है, नीचे वाले कोण संगत है, तो ये संगत कोण, इसको करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। तो बिल्कुल ये सही स्टेटमेंट लिखा हुआ है, पर ये आंसर नहीं है मेरा, है ना। ये मैंने टिक लगाया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है, आंसर नहीं है मेरा ये। आगे रहा एकांतर कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल बराबर होते हैं, ये भी सही है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंत्य कोणों का योग समकोण के बराबर होता है, दो समकोण के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि समांतर रेखाओं में अंदर की ओर ये दो कोण बन रहे हैं, एक ही है, एक ही है। इन दोनों का योग क्या होता है, इन दोनों का योग देखो लिखो दो समकोण, दो समकोण का मतलब होता है 180 डिग्री, बिल्कुल बराबर होता है। तो ये दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है, पर मुझसे फिर क्या बोल रहा है, गलत पूछ रहा है भाई। अभी तो 3 सही है, तो चौथा देखते हैं। चौथा क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग एक समकोण में 90 के बराबर होता है। जी नहीं, 90 के बराबर नहीं, 180 के बराबर होता है। यानी अगर थर्ड सही है तो चौथा गलत हो गया, तो यानी ये गलत लिखा हुआ है। पर आंसर मेरा क्या है, आंसर डी है। यानी मेरा ना आंसर ए है, ना बी है, ना सी है, तो आंसर मेरा क्या हुआ, डी मेरा करेक्ट आंसर है। समझ आया ना आपको बात, कि आपको गलत स्टेटमेंट पढ़ना है, पकड़ना है कि गलत क्या लिखा हुआ है, उसी को आपको चेक करके बताना है कि कौन सा गलत लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज के बहिष्कोण और अंतःकोण का जो अनुपात दे रखा है वो बेटा 1:5 दे रखा है। ठीक है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। अभी आपको सिखाया था वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखो अगर मैं अंतःकोण को मानता हूं x, अंतःकोण नहीं बहिष्कोण को मानता हूं x, मैंने एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर, यानी इसको ई का मतलब एक्सटीरियर और आई का मतलब इंटीरियर। तो यहाँ पर बहिष्कोण का मान अगर अपन ने x माना, तो इंटीरियर कोण का मान क्या होगा, 5x, क्योंकि अंतःकोण और बहिष्कोण की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मुझे दे रखा है एक तरह से x और 5x आपको दे रखा है यहाँ पर। अब क्या बोल रहा है, इनका योग हम जानते हैं, इनका योग कितना होता है बेटा, इनका योग होता है 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। तो x प्लस 5x, अभी बताया था आपको 180 डिग्री के बराबर है। तो यहाँ पर x का मान निकालो, तो 6x तो ये हो गया, 6x का मतलब ये हो गया 30, x का मान 30 हो गया, यानी एक एक्सटीरियर एंगल का मान कितना होगा, 30 डिग्री। और मुझसे क्या पूछ रहा है, भुजाओं की संख्या। सीधा क्या करोगे, 180 में 360 डिग्री में क्या करोगे, 360 में आप 30 का भाग लगा दीजिए। क्यों, क्योंकि सभी बहिष्कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। तो भाग लगाया तो कितना आया बेटा, 12। तो यहाँ पे भुजाओं की संख्या कितनी आ गई है, 12। तो ये इसका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 10 का। समझ आया होगा आपको क्या क्वेश्चन था ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। दो आसन्न संपूरक कोणों के अर्धकों के मध्य बना कोण क्या होता है। दो आसन्न कोण की अगर बात करें तो दो आसन्न कोण, कौन से दो आसन्न कोण पता नहीं, पर दो आसन्न कोण आगे लिखा हो संपूरक, यानी जिनका योग 180 डिग्री है। तो जैसे हम बात करें समांतर चतुर्भुज में बात कर सकते हैं, बिल्कुल समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोणों का योग, यानी इनका योग क्या है बेटा, 180 डिग्री होता है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में दो आसन्न कोण का योग क्या है, 180 डिग्री है। बिल्कुल आसन्न भी है, आसन्न मतलब पड़ोसी, है ना, एडजेसेंट। तो ये दोनों आसन्न भी है और ये दोनों संपूरक भी है। इनके अर्धक, ये अर्धक बनाए मैंने और ये अर्धक इससे मिलाया, तो ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, ये हमेशा कोण समकोण होगा। क्या होगा, हमेशा समकोण होगा। तो क्या पूछ रहा है, दो आसन्न कोणों के अर्धकों के मध्य बनने वाला कोण क्या कहलाता है, समकोण कहलाता है। यानी ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। देख सकते हैं आप इसको, तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर सकते हैं। अब 12 को देखो एक बार, 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है चित्र में एक्स वाई जेड 64 डिग्री है तथा एक्स वाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। अच्छा एक बार उसको और देख लो दोबारा से, अगर डाउट हो तो। बेटा इन दोनों का 180 है ना, तो ये अर्धक हुआ। जैसे मान लो ये x है तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी क्या होगा, y। तो यहाँ पर 2x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। तो दो कॉमन ले लो, तो x प्लस वाई
बराबर 90 बचेगा। अगर इन दोनों का योग 90 बचा तो इसका ये त्रिभुज बन गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है 180 होता है, तो बेटा ये भी क्या बचेगा 90, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए तो 12वां देख लेते दोबारा हम लोग। तो चित्र में एक्स वाई जेड बराबर 64 आपको दे रखा है तथा एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। एक्स वाई जेड आपको दे रखा है चित्र में, ये एक्स वाई जेड 64 है, एक्स वाई जेड केवल इतना सा 64 है, एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया जाता है। यदि किरण वाई क्यू, ये जो वाई क्यू है वो जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। अब देखो जरा, ये हमारे पास 64 है, तो इस पूरे का मान क्या होगा, इस पूरे का मान हमारे पास होगा 180। देखो ये 180 होगा, भुजा को हमने रेखा को आगे बढ़ाया ना, तो ये 64 है, तो ये कितना होगा 116 डिग्री होगा। ये पूरा 116 हुआ बेटा, तो 116 का मतलब ये अर्धक कर रहा है, इसको लिखा हुआ है ना वाई क्यू जो है उसको अर्धक कर रहा है, तो ये हमारे पास 156 था ना पूरा, तो 116 था ना, 116 को अगर अपन आधा करेंगे तो ये हमारे पास 58 रह जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या रह जाएगा 58। ओके, अब मुझसे पूछ क्या रहा है, तब एक्स वाई क्यू का मान निकालो, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो 6 और 8 और 4 12 का 2, तो ये हासिल चला गया, तो 122 डिग्री इसका राइट आंसर है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या हुआ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, वह कोण जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है, वह कोण अपने पूरक कोण का 4 गुना है। तो यहां पर आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि 60 का पूरक कोण कितना होता है बेटा 30, जो कि दोनों का योग 90 डिग्री है। 68 का पूरक कोण है बेटा 22, और 72 का पूरक कोण है 18। इसमें मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं कि इसमें कितना जोड़ू कि 90 हो जाए, तो पूरक कोण युग्म बनाने के लिए हमको योग 90 करना पड़ेगा, संपूरक के लिए कितना पड़ेगा 180 योग करना पड़ेगा। तो मैंने 60 में कितना जोड़ा कि वो 30 और 90 हो जाए, तो 30 जोड़ना पड़ा। तो ऐसे ही 68 में 22, 72 में 18 और 75 में 15 जोड़ना पड़ा। अब देखो जरा, क्या 60 30 का 4 गुना है, नहीं है, ये काम का नहीं है। 68 इसका 4 गुना है, बिल्कुल नहीं है। उसके बाद 72 बिल्कुल 4 गुना है, क्योंकि 18 का 4 गुना 72 होता है, और 75 15 का 5 गुना होता है, यानी ये भी नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको आप डायरेक्टली भी कैसे कर सकते हो, जरा वो देखना एक बार मेथड से। तो मैंने माना वो कोण जिसकी बात चल रही है वो कोण है एक्स, तो बेटा इसका पूरक कोण क्या होगा, पूरक कोण होगा इसका 90 माइनस एक्स, इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस एक्स होगा। अब ये कोण अपने पूरक कोण का, यानी एक्स जो है वो अपने पूरक कोण का 4 गुना है, तो 90 माइनस एक्स का कितना गुना है 4 गुना। तो यहाँ पर x बराबर 360 डिग्री माइनस 4x, इधर लाऊंगा तो 5x हो जाएगा, ठीक है 360। तो यहाँ पर x का मान क्या होगा 360 डिवाइड बाय 5 यानी 72। तो x का मान क्या है बेटा 72, और कोण के बारे में पूछा था, तो आंसर क्या होगा इसका 72 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 14, एक तिर्यक रेखा EF दो समांतर रेखा AB और DCD को M और N पर काटती है। रेखाएं MP और NP जो है तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित है। आंतरिक कोण कोण हमारे पास BMN और दूसरा DNM के अर्धक हैं, तो कोण MPN का मान ज्ञात करो। अब सुनो, अभी जस्ट हमने एक लॉजिक पढ़ा था, वो लॉजिक ही हमारे यहाँ पे काम कर रहा है क्या, कि बेटा ये और ये क्या है 180 डिग्री है दोनों, ये दोनों कोण क्या है 180 डिग्री, क्योंकि अंतः समांतर रेखाओं में अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, और जब अंतः कोणों का 180 डिग्री है तो इनके अर्धक, अभी जिस हमने पढ़ा था तो अर्धक मिल रहे हैं, ये दोनों अर्धक है क्योंकि क्लियर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अर्धक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा हमेशा समकोण होगा। इसको आप डायरेक्टली थ्योरम के फॉर्म में याद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या हुआ इसका 90 डिग्री, ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, यदि किसी समभुजाकार बहुभुज यानी समभुजाकार बहुभुज का प्रत्येक का अंत्य कोण क्या 170 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये भी आप कर सकते हैं, ये आपको आता होगा। तो यहां पर सीधा सीधा 170 डिग्री आई का मान है, ई का मान निकाल लीजिए, तो 10 डिग्री होगा। पता है ना क्यों हुआ 10 डिग्री, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री होता है। और एन का मान निकालोगे तो 360 डिवाइडेड बाय 10 कर लीजिए, क्योंकि सभी बहिष्कोणों का योग कितना होता है 360, एक बहिष्कोण का मान 10 है, तो आंसर यानी भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 36, यानी भुजाओं की संख्या, यानी ऑप्शन ए इसका राइट जवाब है। चलिए 15वां क्वेश्चन है, 16वां देखते हैं। एक समबहुभुज का अंत्य कोण उसके बाह्य कोण से 108 डिग्री अधिक है। एक अंत्य कोण जो है वो उसके बाह्य कोण से कितना अधिक है बेटा 108 डिग्री अधिक है। तो देखो अंत्य कोण और बहिष्कोणों का योग आपको पता होगा 180 डिग्री होता है, ठीक है। अंत्य कोण माइनस बहिष्कोण का मान कितना देखा 108 डिग्री दे रखा है। अब मेरे को यहाँ पे भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो क्यों ना एक काम करते हैं अपन यहाँ बहुभुज के बहिष्कोण का मान निकाल लो, सिखाया था ना अभी,
माइनस प्लस माइनस, ये कट गया 2e, ये हो गया कितना हो गया 72, तो e का मान हो गया 36। इसका मतलब है एक बहिष्कोण का मान 36 हुआ, तो भुजाओं की संख्या पूछ रहा है तो n का मान निकाला। तो देखो ये क्वेश्चनों को आसान करने के तरीके हैं जिनसे हम क्वेश्चनों को इजी कर सकते हैं, यानी आपको डेरिवेशन पे बहुत लंबे लंबे मेथडों पे जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत इजीली इन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि 5 भुजाओं वाले बहुभुज, यानी 5 भुजाओं का मतलब पंचभुज हो गया, बहुभुज के अंतः कोण 2 3 3 5 5 के अनुपात में है, तो सबसे छोटे कोण का माप क्या है दूसरा का। अब देखो पंचभुज है तो 5 भुजाएं हैं, 5 भुजाएं हैं तो यहाँ पर 5 भुजाएं हैं तो यहाँ पर इसका मतलब है 3 त्रिभुज बनेंगे। मैं इसके लिए शॉर्ट्स डाल चुका हूं आपको ऑलरेडी कि एक बहुभुज में हमेशा त्रिभुजों की संख्या निकालो और त्रिभुजों की संख्या उनकी भुजाओं की संख्या से 2 कम होती है। उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा कि आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर 3 त्रिभुज बनेंगे क्योंकि 5 भुजाएं हैं, तो सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा 540 डिग्री होगा। एक पंचभुज के सभी बहिष्कोणों का मान कितना, अंतःकोणों का मान कितना होगा 540 होगा। अब क्या बोल रहा है, सभी का माप दे रखा है आपको ये, तो सबसे छोटा कौन है 2, टोटल कितना हो गया जोड़ो 2 और 3 5, 5 और 5 10, 15 और 3 18, तो 18 में से 2 है गुणा 540 का मान बांट लो 9, सब छोटे कोण का माप क्या आया 60 डिग्री, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। रेशियो से की फॉर्म में करना था, बस मेन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि सभी कोणों का योग कितना है। क्या बोल रहा है, कोण 30 36 45 और 50 में से एक कोण किसी बहुभुज का बाह्य कोण नहीं हो सकता। अब देखो कैसे पता चलेगा कोण कौन सा है, तो देखो 30 का 360 में पूरा भाग जाता है बिल्कुल, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितनी आएगी, बिल्कुल 12 आएगी, यानी भुजा हो सकती है 12। 360 में 36 का भाग लगाऊंगा तो भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 10, बिल्कुल हो सकती है। उसके बाद 360 में अगर 45 का भाग लगाऊंगा तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, आई थिंक 8 होगी। और उसके बाद 360 में अगर मैं 50 का भाग लगाऊंगा तो भुजाओं की संख्या 7.2 होगी, जो कि एक नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी पूर्णांक नहीं है, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि भुजा हमेशा नंबर की, नेचुरल नंबर की फॉर्म में रहनी चाहिए, नेचुरल नंबर नहीं है ये। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर 50 इसका करेक्ट जवाब होगा। 18 क्वेश्चन में ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए 19वें क्वेश्चन की बात करते हैं। तिर्यक रेखा के एक ही और अंतःकोण का कोई युग्म संपूरक हो तो ये दोनों रेखाएं परस्पर होंगी। क्या कह रहा है, तिरछी रेखा के एक ही और अंतःकोण का कोई युग्म क्या है संपूरक, यानी जिनका योग क्या हो 180 डिग्री हो। तो मुझसे क्या पूछा है, रेखाएं परस्पर क्या कहेंगी, बिल्कुल समांतर रेखाएं होती है, क्योंकि समांतर रेखाओं के अंदर तिरछी रेखा जब काटती है तो अंतःकोणों का योग हमेशा क्या होगा 180 डिग्री होगा, संपूरक कहलाएंगे। ये काफी सारे कॉन्सेप्ट इसलिए बता रहा हूं जिससे आपको क्वेश्चंस करने में आसानी रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दिए गए चित्र में ए बी एलएम के समांतर है, ए बी जो है वो एलएम के समांतर है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोण ए किसके बराबर होगा। तो देखो जब भी दो समांतर रेखाओं में तिरछी रेखा काट रही है, इसका भी मैं शॉर्ट बना के जल्दी डालूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला और ये वाला, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। तो बेटा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 पाई होगा। तो यहाँ पर अपने को क्योंकि 360 डिग्री होगा, अब जैसे एक लॉजिक की बात करें तो यहाँ पर आप इसको खींच लीजिए, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होता है, तो तीनों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, a का मान पूछ रहा है, तो a का मान निकालूंगा तो क्या होगा बेटा 2 पाई माइनस बी माइनस सी इसका आंसर होगा, यानी 2 पाई माइनस बी माइनस सी इसका आंसर होगा। इसमें भी मैं जल्दी एक शॉर्ट बनाकर आपको डालूंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है ABCD के समांतर है, बिल्कुल ABCD के समांतर है, जैसे पिछला क्वेश्चन हमने पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही है। और पूछ रहा है कोण MON का मान किसके बराबर होगा। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, क्या कॉन्सेप्ट बताया था, चौच वाला, जिसमें देखो आपने क्या देखा था कि एक ये वाला कोण है ना, और ये वाला कोण और ये वाला कोण, तीनों कोणों का योग कितना था 360 डिग्री था। अब देखो यहाँ पर बेटा 35 है, इसका मान मुझसे पूछ रहा है, अगर ये 35 तो इसका मान निकाल सकते हैं जी, बिल्कुल इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो इसका मान क्या होगा, इसका मान हम निकालेंगे तो 180 में से 35 घटाओगे तो इसका मान आएगा 145 डिग्री, इसका मान आएगा 145 डिग्री। और इन तीनों एक ही तरफ है, एक ही तरफ के सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 360 डिग्री में से आप इन दोनों कोणों को माइनस कर देंगे, तो दोनों को जोड़ के घटाएंगे, दोनों को जोड़ा तो 270 आएगा। अब देखो 100 100 200, बिल्कुल 270 आ गया,
उसको घटा दीजिए तो यहाँ पर इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का मान अपने पास बेटा यहाँ पर आ जाएगा अपने पास कितना, 90 डिग्री इसका आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, 90 डिग्री इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 22 यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है हमारे पास। क्या है ये क्वेश्चन में पहले भी देखा है, किसी त्रिभुज एबीसी में 3a बराबर 4b बराबर 6c आपको दे रखा है। ये मैं कहूं तो ये रेशियो प्रोपोर्शन के बेस पर भी है और बोल रहा है कौन एक इसके बराबर होगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, हमने पहले भी किया हुआ है, हमने पहले क्या किया हुआ है देखना जरा, 3 ये लिखा हुआ है 3 ऑफ एंगल ए, 4 ऑफ एंगल बी और 6 ऑफ एंगल सी। तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कॉन्सेप्ट कि आप क्या करिए, इन सभी के अंदर समान नंबर से भाग लगा दीजिए, बिल्कुल समान नंबर से भाग लगा दीजिए। तो 3 4 6 का लघुत्तम कितना होता है 12, तो 12 का भाग लगाया तो ये 12 से डिवाइड कर दो, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलेंगे, जिससे क्या होगा, कोण ए बराबर हमारे पास कोण ए बटा 6 नहीं 4 रह गया, ठीक है, कोण बी बटा 3 रह गया और उसके बाद कोण सी बटा यहाँ पर 2 रह गया। तो फाइनली ए बी सी का अनुपात आया 4 3 2 हमारे पास अनुपात आया। तो देखो ये तो आपको समझ आ गया, कोण ए कोण बी और कोण सी इसका रेशियो क्या आ गया 4:3:2। तो फाइनली कोण ए का मान पूछ रहा है और एक त्रिभुज की बात कर रहा है, त्रिभुज के तीनों कोण है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का कितना होता है 180, तो 4 बटा टोटल करो 9 गुणा 180, इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो बेटा कितना आएगा, ये होगा 20 यानी 80 डिग्री इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है क्वेश्चन नंबर 22 में। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत आसान से हमने कर लिया इसको। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 6.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 1 सेंटीमीटर है, जहां x क्या है एक धनात्मक यानी पॉजिटिव संख्या है। आपको ये कह रहा है निम्न में से x का मान न्यूनतम मान संभव है, आपसे पूछ रहा है। तो देखो त्रिभुज की अगर दो भुजाएं दी जाएं और तीसरी भुजा के बारे में बात करें तो हमेशा ध्यान रखिए, छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जैसे मान लो अपने पास 3 भुजाएं हैं ए बी और सी, ये 3 भुजाएं हैं और मुझे अगर दे रखा है या ए और बी का मान दे रखा है, सी का मान बोला गया है, तो बेटा सी का मान हमेशा ए और बी के अंतर से तो क्या होगा ज्यादा होगा और उनके योग से हमेशा क्या होगा कम होगा। ये बात हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि दो भुजाएं आपको दे रखी है तो तीसरी भुजा का मान उन दोनों के अंतर से ज्यादा और योग से हमेशा क्या होता है कम होता है। तो यहाँ पर देखो दो भुजाएं 6.5 और 10 है अपने पास, तो दोनों का योग कितना हुआ, दोनों का योग हुआ 16.5, योग हुआ 16.5 और तीसरी भुजा जो है हमारे पास x है, वो उस x का मान पूछ रहा है और इन दोनों का अंतर होता है बेटा 3.5। क्या अंतर है इनका 3.5, इसका मतलब है कि जो तीसरी भुजा है उसका मान 3.5 से ज्यादा होगा और 16.5 से कम होगा। तो बताओ कौन सा ऑप्शन है जो यहाँ पर 3.5 से ज्यादा है, ये 3.5 ज्यादा नहीं है, ये 3.5 के बराबर है तो ये भी नहीं होगी, ज्यादा होना जरूरी है, यहाँ बराबर होना कंपलसरी नहीं है, मतलब बराबर होना कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर कंपलसरी क्या है ज्यादा होना कंपलसरी क्या है, तो 4 बिल्कुल ज्यादा है और 2.8 भी ज्यादा नहीं है, तो आंसर क्या होगा इसका ऑप्शन सी। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था 23वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, निम्न में से कौन सी दशा दो त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बोल रहा है निम्न में से कौन सी दशा कौन सी स्थिति ऐसी है जो पर्याप्त नहीं है किसको सर्वांगसम प्रूफ करने के लिए। अब देखो सर्वांगसम क्या होता है, जब दो त्रिभुज पूर्णतः समान हो, और पूर्णतः समान होने के लिए उनके ऊपर 4 लॉजिक काम करते हैं। एक लॉजिक हमारा होता है एस एस एस, ठीक है, एक होता है एस ए और आर एच एस, इन सबका अपना अपना मीनिंग होता है। इसमें दोनों त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, इसमें त्रिभुज की 2 संगत भुजाएं समान होनी चाहिए, उनके बीच का उभयनिष्ठ कोण भी समान होना चाहिए, इसमें 2 कोण और उनकी उभयनिष्ठ भुजा समान होनी चाहिए, और इसमें आरएचएस का मतलब है कि 2 समकोण त्रिभुज हमारे पास हो और 2 समकोण त्रिभुज में उनके आर यानी राइट एंगल, एच यानी हाइपोटेनस और एस का मतलब साइड समान हो, तब ऐसा होता है। देखो क्या कह रहा है, दो त्रिभुजों की तीनों संगत भुजाएं आपस में समान हो, तो यहाँ पर पर्याप्त है, बिल्कुल ये सही है। तो पूछ रहा कौन सी दशा बोल रहे हैं, तो पहली दशा बिल्कुल सही है। दूसरी क्या है, दो भुजाएं उनके बीच का कोण बराबर हो, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या है, 2 कोण उनके बीच की भुजा बराबर हो, तो बिल्कुल ये भी सही है। और चौथा, तीनों कोण बराबर हो। अगर तीनों कोण बराबर हैं लेकिन भुजा बराबर नहीं बोली गई है, इसका मतलब है कि केवल तीनों कोण बराबर हैं, तो यहाँ पर दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे, क्योंकि दोनों त्रिभुजों की तीनों संगत कोण समान, केवल कंडीशन क्या होती है समरूपता में। लेकिन अगर भुजा भी समान हो जाएगी तब वो सर्वांगसम बनते हैं, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। ये तीनों सही लिखे हुए हैं बट हमारे काम के नहीं है, तो आंसर इसका डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 25वां, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। गलत पूछ रहा है आपसे, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो देखो मैंने कहा था ना, शुरू में कहा था ना, क्वेश्चंस पूरा लेक्चर देखिएगा, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस का जो लेवल है वो अपने आप में यहाँ पर अच्छा बढ़ के आ रहा है। क्या कह रहा है, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु केंद्र कहलाता है।
किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं, यानी त्रिभुज में माध्यिकाएं क्या होती है, जब शीर्ष से मध्य बिंदु, सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाया जाता है तो वहां पे माध्यिका बनती है। और माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, केंद्रक। तो बिल्कुल ये सही लिखा हुआ है। उसके बाद क्या करें, किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंबों का प्रतिच्छेदन बिंदु लंब केंद्र कहलाता है। बिल्कुल लंब केंद्र वो होगा जब जब लंब डाला जाएगा और सारे लंब आपस में काटेंगे। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक एक बिंदु पर मिलते हैं। किसी त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक बिंदु पर मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं, और उसे हम क्या बोलते हैं, अंतः केंद्र बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। यदि किसी त्रिभुज की भुजा माध्यिका इस भुजा पर लंब होती है तो उसे समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात हमसे पूछ रहा है, असत्य कथन पूछ रहा है। तो असत्य देखते हैं हम लोग। तो त्रिभुज की भुजा की यदि किसी त्रिभुज में भुजा की माध्यिका जो है इस भुजा पर लंब होती है एवं उसके समद्विभाजित करती है। तो माध्यिका समद्विभाजित तो करती है पर लंब हो इसकी गारंटी नहीं है, यानी ऑप्शन डी गलत है और वही मेरा आंसर है। क्योंकि माध्यिका चीज अलग है और लंब चीज अलग है। अगर दोनों एक ही चीज होती तो हम इसको अलग अलग तरीके से नहीं पढ़ते। लंब हमेशा मध्य बिंदु पे गिरता है। जैसे कि आप समझना इस बात को, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में अगर मैंने लंब डाला तो ये लंब जरूरी नहीं है कि ये माध्यिका मतलब मध्य बिंदु पर गिरे, लेकिन अगर ये माध्यिका होती तो ये दोनों को बराबर भागों में बांटती। तो लंब होना माध्यिका, जैसे मैंने त्रिभुज ऐसा बनाया, अब इसमें देखो आप, यहां पर मध्य बिंदु यहां पर होना चाहिए, यहां पर मध्य बिंदु, क्या लंब है क्या, नहीं। तो माध्यिका और लंब हमेशा एक नहीं होते। एक केवल कहां होते हैं, ये होते हैं, अगर मैं एक त्रिभुज की बात करूं, अगर त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज के लिए अगर यहां लिखा होता ना, एक किसी की जगह लिखा समबाहु त्रिभुज होता तो मेरा ये जो पॉइंट है बिल्कुल सही होता। तो समबाहु त्रिभुज नहीं है यहाँ पर। तो अगर समबाहु होता तो समबाहु त्रिभुज के लिए माध्यिका और लंब दोनों समान स्थिति बनती, क्योंकि यहाँ पर आप डालोगे लंब, मतलब ये डायग्राम थोड़ा सा ऐसा बन गया। चलो थोड़ा वैसे बनाता हूँ इजी वे में, इससे आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बात करते हैं। तो इस त्रिभुज में लंब डाला मैंने, तो ये जो लंब डाला मैंने, ये लंब जो है वो यहाँ पर क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करेगा। तो ये लंब क्या करेगा, इसको समद्विभाजित करता है बेटा यहाँ पर। और समद्विभाजित क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांगसम हो जाएंगे। ये दोनों, अगर ये लंब है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे, इसीलिए। लेकिन ये कौन से त्रिभुज में, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज, और या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसको, दूसरा हम बोल सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि समद्विबाहु में भी ये दोनों भुजाएं समान होती है इसलिए। लेकिन ये हर त्रिभुज में ऐसा नहीं होता, इसलिए क्या है, ये असत्य कथन है। 25वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सही पूछ रहा है आपसे। समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। समस्त कोण यानी दुनिया के सारे कोण न्यून कोण होते हैं? अरे नहीं होते बेटा, कभी कोई अधिक कोण भी हो सकता है, कोई समकोण भी हो सकता है। तो ये गलत है, यानी ये काम का नहीं है। ओके, एक कोण सदैव समकोण होता है, ठीक है। अच्छा, त्रिभुज के लिए बोल रहा है ना, ओके। तो त्रिभुज पॉइंट पढ़िएगा। तो एक त्रिभुज के समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं? नहीं, अधिक कोण भी हो सकते हैं, समकोण भी हो सकते हैं। तो पहला गलत था ही। एक कोण सदैव समकोण होगा? नहीं, ये केवल समकोण त्रिभुज में होता है। एक कोण सदैव अधिक कोण होगा? ये भी जरूरी नहीं है। लेकिन एक कोण सदैव न्यून कोण होता है। अगर हम कहें एक की जगह दो, तो दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। बिल्कुल, दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। अगर आप न्यून कोण त्रिभुज की बात करें तो तीनों न्यून कोण है। अगर समकोण त्रिभुज की बात करें तो केवल दो न्यून कोण है, और अधिक कोण की बात करें तो केवल दो न्यून कोण है। तो यहां पर तीसरा पॉइंट बिल्कुल सही है। इसकी जगह एक की जगह आप काट के अगर दो भी लिखेंगे तो दो भी सेंटेंस सही होगा, क्योंकि दो कोण सदैव न्यून कोण होते हैं। तो कोई सा भी त्रिभुज हो तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा असत्य कथन है। क्या बोल रहा है, असत्य यानी गलत पूछ रहा है आपसे। ये सारे जो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, तो देखो क्या करना है इन क्वेश्चनों में, देखना। गलत पूछ रहा है, किसी एक बिंदु से गुजरने वाली दो किरणें से बनी आकृति कोण कहलाते हैं। बिल्कुल, एक बिंदु से अगर दो हमारी निकली किरणें निकल रही तो एक कोण का झुकाव पैदा कर रही है, तो कौन है। बिल्कुल, किन्हीं तीन रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बिल्कुल, ये भी सही है, यानी ये पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा, किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। रेखाखंड यहां पर है और यहां पर रेखा है, दोनों में अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना। अब घिरी आकृति को बंद आकृति और घिरी आकृति। और चौथा देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आयत की आमने सामने की भुजाओं की क्या बोलते हैं, भुजाओं की लंबाई समान होती है तब प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी इसका मतलब डी सही है और यहाँ पर ए सही है, और रेखाखंड बोला है, रेखाखंड का मतलब उसकी लंबाई क्या है, निश्चित है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये भी सही है। लेकिन किन्हीं तीन रेखाओं से घिरी आकृति को, अब घिरी आकृति यानी बंद आकृति, यहाँ पर वर्ड यूज नहीं किया, बंद आकृति। अगर बंद वर्ड यूज नहीं किया तो ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि बंद होना, देखो तीन भुजाएं ऐसे भी, घिरी आकृति हमने ऐसे बना ली,
ठीक है। अब बंद आकृति नहीं, जब तक वो बंद नहीं होगी, क्षेत्रफल कवर नहीं होगा, तब तक वो कभी भी त्रिभुज नहीं होगा। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा, ऑप्शन सी असत्य लिखा हुआ है यहां पर। ठीक है, 27वें क्वेश्चन में। चलिए 28वें क्वेश्चन की बात करते हैं। चलो एक डायग्राम आ गया हमारे सामने। संलग्न चित्र में कोण ADE यानी ये वाला कोण जो है वो कोण बी के समान है। ओके, इसके बाद AE जो है, AE यानी भुजा, ये EB जो है इसके, ये AE 8 है, ये 7 है, BE है ना। उसके बाद BC जो है हमारे पास, वो BC हमारे पास 9 है, AD हमारे पास 10 है, DC हमारे पास 2 है। तो DE की लंबाई पूछ रहा है आपसे। तो यहां पर देखो, जब भी त्रिभुज में ऐसे भुजाओं का मान देकर आपसे भुजाओं के बारे में पूछा जाए तो आपको करना कुछ नहीं है। पहले देखो, अगर ये कोण इस कोण के समान है दोस्तों, तो यहां पर दो त्रिभुज है, एक बच्चा त्रिभुज, एक तो त्रिभुज ADE और दूसरा त्रिभुज अपने पास क्या है, त्रिभुज ABC। एक तो बच्चा त्रिभुज, एक बड़ा त्रिभुज। बच्चे त्रिभुज का कोण ADE है जो वो बराबर है कोण ABC के, ये क्वेश्चन में दे रखा है। कोण A दोनों में कॉमन है ही, छोटे में भी बड़े में भी है। और अगर दो त्रिभुजों के दो कोण समान है तो तीसरा कोण हमेशा भी समान होगा। यानी कोण जो ये वाला है, ये वाला AED है, वो किसके, ACB के समान होगा। और अगर दो त्रिभुजों के तीनों संगत कोण समान है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे, समरूप होंगे। तो त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और समरूप होंगे तो संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है दोस्तों, समान होता है। संगत भुजाएं कैसे, देखो संगत भुजाओं का मतलब कोणों से निकल कर आएगा। छोटे त्रिभुज में ये वाला कोण है ना, D वाला, इसके सामने की भुजा कौन सी है, AE। ठीक है, इसके सामने भुजा कौन सी है, AE। ऐसे यहां पर B के सामने भुजा कौन सी है, AC। छोटे में ये वाला कोण है E, इसके सामने भुजा AD। और बड़े त्रिभुज में अगर ये वाला कोण, भाई ये दोनों कोण बराबर है, इसके सामने भुजा कौन सी है, AB। और छोटे में अपने पास DE, बड़े में BC। अब इनकी भुजाओं के मान रख दीजिए, अपने आप आपसे जो पूछा गया वो निकल के आएगा। तो देखो AE का मान अपने पास कितना है, AE का मान है अपने पास 8। AC का मान निकालना है, तो AC के लिए AD है क्या अपने पास, AD है बेटा 10, ये 10 है, और CD अपने पास 2, तो 10 और 2 12 बराबर। AD का मान कितना है, AD का मान अपने पास 10 है। AB का मान निकालना है, AB का मान कैसे निकलेगा, AE कितना है 8, और BE कितना है अपने पास यहाँ पर 7, तो 15। तो अनुपात चल रहा है 2:3, बिल्कुल सही चल रहा है। तो DE का मान हमें निकालना है, और BC का मान हमें दे रखा है कितना, BC का मान दे रखा है अपने पास 9, यानी 9। तो ये 2:3, ये 2:3, तो ब्रजगुणा कर लेंगे। ब्रजगुणा करोगे तो आंसर आएगा यहाँ पर कितना, तो लो ब्रजगुणा कर लेते हैं। तो बेटा DE का जो मान आएगा यहाँ से, ये 2/3, 9 दूनी 18/6, 18/3 यानी 6 इसका आंसर होगा। तो बेटा DE का मान कितना आ गया, 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो जब भी दो त्रिभुजों के अंदर आपको भुजाओं की बात कर रहा है, रेशो में पूछ रहा है, तो मोस्टली ये जो थ्योरम लगती है, यही थ्योरम आपसे पूछी जाती है। इसको हम बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम से कर सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29। दिए गए चित्र में यदि BD खाए, यदि BD, RS और PQ तीनों समांतर है, 1 2 3 तीनों समांतर है, और बोल रहा है CP और PD बराबर 11, ये दोनों बराबर है, इसका मतलब मध्य बिंदु है ये। इसके बाद अगर ये मध्य बिंदु है और ये समांतर है, तो बेटा इसका मतलब Q भी मध्य बिंदु है, ये ध्यान रखना। आगे बात करते हैं AR RD दोनों 3 3 है, इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु, तो समांतर होने के चक्कर में ये भी मध्य बिंदु होगा। आगे कह रहा है RS बराबर Y, PQ बराबर Z, और अपने पास BD बराबर X लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना। तो बोल रहा है Y और Z के मानों का अनुपात ज्ञात करो। अब देखो इसको कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से। मैं इसका त्रिभुज को छोड़ दो, इधर वाला त्रिभुज भूल जाओ, इस त्रिभुज को देखो, इस त्रिभुज देखो, ये मध्य बिंदु है, क्योंकि ये 11 है, 11 तो मध्य बिंदु है। अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भुजा जब इसके समांतर है तो ये भी मध्य बिंदु है। इसका मतलब है कि बच्चा त्रिभुज और बड़ा त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। समरूप क्यों होंगे, सुनना, ये दोनों मध्य बिंदु प्रमेय क्या कहती है, मध्य बिंदु प्रमेय कहती है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो ये बनने वाली भुजा तीसरी भुजा के समांतर, यानी इसके समांतर और इसकी आधी होगी। समांतर तो दे ही रखा है उसने पहले ही। अब इसका मतलब है कि यहां पर Z और
x का अनुपात क्या है, 1:2 है, यानी ये भुजा इसकी क्या है, आधी है। ऐसे इस त्रिभुज को छोड़ दो, इधर वाले को देखो, ए बी डी को देखो, अब इसमें भी ये मध्य बिंदु है, तो ये वाली भुजा इसके समांतर और इसकी क्या होगी, आधी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं y और x का रेशो भी क्या आएगा अपने पास, 1:2 आएगा, और यहाँ पर x दोनों में सेम है, तो अपने को पूछ रहा है y और z का रेशो पूछ रहा है, तो दोनों का रेशो भी क्या आया बेटा, 1:1, इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरह से इसका आंसर निकालेंगे, 1:1, यानी ऑप्शन सी 29वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। चलो इसको देखते हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में ए बी कोण ए कोण बी कोण सी बराबर 5 4 1 है, और क्या बोल रहा है, कोण बी प्लस कोण सी का मान ज्ञात करो डिग्री में। तो कोण बी और सी का योग कितना है, 5 4 और 1 5, 5 टोटल कितना है, यहाँ पर देखो 10, और क्वेश्चन में कितना देखा, 180 डिग्री। चलो क्योंकि 180 क्यों होता है, त्रिभुज है ना, त्रिभुज के तीनों कोण को 180 डिग्री, तो इसका मान आ गया 90 डिग्री। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न था 30वां क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 31वां। क्या कह रहा है, नीचे दिए गए माप समूह में से कौन सा विकल्प त्रिभुज की भुजाएं बन सकती है। तो त्रिभुज की भुजाएं बनने के लिए क्या जरूरी है कि कोई भी दो भुजा का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। हमेशा यही कंडीशन लगेगी तो काम करेगा, वरना काम नहीं करेगा। तो विकल्पों से करना है इसको आप। ये 9 है, क्या इसका योग इन दोनों के योग से ज्यादा है क्या, मतलब इन दोनों का योग इसके योग से ज्यादा है, नहीं है, यानी गलत है, इसका तो योग ही 8 आ रहा है। तो दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, यानी ये काम का नहीं है। अगले को देखो, 11 और 3 14, 14 12 से ज्यादा है, 11 और 12 23, 3 से ज्यादा है, 3 और 12 बिल्कुल 11 से ज्यादा, तो ये बिल्कुल सही है। अब आगे बात करते हैं, वैसे आंसर मिल गया पर आगे चेक कर लो। 3 और 5 8, 8 से ज्यादा है, जी बिल्कुल नहीं है, गलत होगा, काम नहीं करेगा। 5 और 7 12, 13 से ज्यादा नहीं है, यानी ये भी काम नहीं करेगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। तो 31वें क्वेश्चन में ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, यह लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण ए प्लस कोण बी बराबर 75 डिग्री है, कोण बी प्लस कोण सी बराबर 140 डिग्री है, तो कोण बी की माप क्या होगी। ये भी सीधा सा आसान सा क्वेश्चन आपके सामने है। देखो दो कोण अपने पास है, ए और बी, जिनका योग कितना है 75, तो बताओ कोण सी का मान कितना होगा। कोण सी का मान 180 में से घटाओ, 105 डिग्री होना चाहिए। बी और सी का योग कितना है 140, तो कोण ए का मान कितना होना चाहिए, तो कोण ए का मान हो जाएगा अपने पास यहाँ से 40 डिग्री, और त्रिभुज के तीनों कोणों में से घटाऊंगा तो कोण बी का मान निकाल लीजिए, दो कोणों को घटा दूंगा त्रिभुज तीनों कोणों में से, तो तीनों का योग 180 होता है, तो 180 में से अगर मैं ए और सी घटा दूं, कितना हो जाएगा, ए और सी का मान 145, घटाया तो कितना रह गया दोस्तों, 35 डिग्री रह गया। तो इसका आंसर सीधा सीधा क्या आ गया, 35 डिग्री, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब है। चलिए कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, कभी कभी यहाँ गलती से हम कैलकुलेशन गलत कर बैठते हैं। चलिए 33वें क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या कह रहा है, अभी हमने इसको पहले भी किया है। किसी त्रिकोण को त्रिभुज बोलते हैं कि 3 भुजाएं 5 9, अब और तीसरी x है, तो x का न्यूनतम मान, क्या x का न्यूनतम पूर्ण मान मतलब पूर्ण संख्या के रूप में मान पूछ रहा है। तो देखो अभी क्या बताया था कि तीसरी भुजा का मान दोनों के योग से कम और अंतर से ज्यादा होती है। अंतर कितना है दोनों का, 4, और योग कितना है 14, उससे मतलब 4 से ज्यादा और 14 से कम। तो बताओ 4 से ज्यादा ऑप्शन कौन सा है, केवल 5 है, तो बिल्कुल एक ही आंसर है इसका 5, क्योंकि और कोई ऑप्शन पॉसिबल नहीं है इसके अंदर। चलिए 34 को देखते हैं, क्या कह रहा है, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज है, AB को आगे बढ़ाया ई तक, BC को आगे बढ़ाया F तक, ये लिखा हुआ विस्तार करती है यदि कोण CBE, कहाँ है CBE, ये वाला कोण ACF ये वाला कोण, और ये GAB का मान पूछ रहा है आपसे, है ना, इन दोनों का मान 130 है, इसका मान क्या है बेटा 130, इसका मान क्या है 130, तो इस कोण का मान पूछ रहा है आपसे। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी बहुभुज हो, उस बहुभुज के सभी बहिष्ठ कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। तो बेटा इन दोनों का योग 360 में से घटा देंगे, क्योंकि त्रिभुज के तीनों बहिष्ठ कोणों का योग 360 होगा, चाहे कोई भी बहुभुज हो, तो ये त्रिभुज है, तो इन दोनों का योग 260 घटा दो, तो कितना आएगा उसका मान आएगा 100 डिग्री। तो यहाँ पर सीधा सा आंसर है इसका, तो कोण GAB इसका मान क्या आ गया अपने पास, 100 डिग्री इसका करेक्ट जवाब है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 34 भी। चलो 35 की बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, यदि दो त्रिभुज ABC और PQR में, दो त्रिभुज हैं ABC और PQR में, आपको दे रखा है AB बटा QR, जब BC अपॉन RP, जब भुजाओं का अनुपात समान दे रखा हो दोस्तों, तो हमेशा आप समरूप पे जाएंगे, यानी ऑप्शन सारे समरूपता वाले काम करेंगे, सर्वांग समता वाले काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सारे ऑप्शन समरूप वाले हैं, बिल्कुल सही है। अब मुझे ऑर्डर के हिसाब से बात करनी कि ऑर्डर कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखो बहुत सीधा सीधा तरीका है इसका, यहाँ पर इन दोनों को जज कर लो आप। तो देखो यहाँ पर दोनों में बी सेम है, तो बी सेम है तो आर सेम है, तो बी को किसके लिए लिखा गया है, बी को लिखा गया है आर के रूप में।
यानी देखो त्रिभुज तो वही पी क्यू आर एबीसी है, बस ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर पूछ रहा है इसके अंदर आपको, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे ये। अब देखो अगर बी का मान यहां पर आर है तो ए का मान क्यू हो गया और पी का मान क्या बचा सी, ठीक है। तो पी क्यू आर अपने पास देखो पी क्यू आर लिखा हुआ है, पी के लिए सी है क्या, बिल्कुल पी के लिए सी है, क्यू के लिए ए है क्या, क्यू के लिए ए है, और आर के लिए सी है, आर के लिए बी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। आगे चेक कर लो, पी के लिए अपन ये तो लिखा ही नहीं, जब पी क्यू आर है तो ये तो होगा ही नहीं। तीसरा ऑप्शन सी के लिए क्या है, पी है क्या, सी के लिए पी है। बी के लिए अपने पास आर है, ये गलत लिखा हुआ है, ऑर्डर के ऑर्डर में लिखा हुआ है, यानी जो इसके रेस्पेक्ट में वही लिखा हुआ है। और इसके बाद बी के बाद बी का पी है क्या, बिल्कुल नहीं है, तो यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है 35वें क्वेश्चन में। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये हमारा व्रत के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो यहां पर देखो हम बात कर रहे रेखा और कोण के बारे में, जो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी, बेसिक बातें हम पढ़ रहे हैं। तो ये पूरा जो लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ेंगे ना पूरा तो बहुत मजा आएगा आपको। चित्र में यदि कोण एबीसी बराबर 65 डिग्री, ये कोण एबीसी यानी पूरा कोण है, ये पूरा, ठीक है, ये क्या है, पूरा कोण है अपने पास, ध्यान रखना। और क्या बोल रहा है, कोण एसीबी अपने पास 35 डिग्री, ये वाला 35 डिग्री है अपने पास, ओके। अब क्या कह रहा है, कोण बीडीसी यानी इस कोण का मान पूछ रहा है। एक नियम आपको पता है तो बहुत आसान है, देखो नियम क्या है, जैसे हम बात करें ये त्रिभुज है अपने पास, त्रिभुज एबीसी, ये त्रिभुज एबीसी है, तो इसमें ये 65 है, ये अपने पास 35 है, 35 और 65 मिला के कितना हुआ 100, तो ये बचेगा 90, क्या बचेगा 90। दोस्तों एक नियम होता है हमारे पास, जिसे जो हमारे त्रिभुजों में होता है, त्रिभुज में क्या हमारे ये व्रत वाले कॉन्सेप्ट में होता है कि समान वृत्तखंड में बनाए गए कोण हमेशा क्या होते हैं, समान होते हैं। तो अगर बेटा ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90, क्योंकि दोनों का जो स्टार्टिंग बिंदु है बीसी वाला वो सेम ही है। तो बीएसी और बीडीसी, तो अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा 90 होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन कुछ गलत किया क्या मैंने, 90 नहीं होगा 80 होगा, अरे सॉरी ये गलती हो गई, कोई नहीं, इसको अपन कर लेते हैं इरेज, ये 80 होगा। क्यों होगा 80 पता है ना, मैंने जोड़ लिया, इनका योग 90 नहीं 100 हुआ, तो इनका योग 100 है, तो इसका योग कितना होगा, इसका योग होगा 80, मतलब इसका मान होगा 80। क्यों होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों 180 होता है। तो यहाँ पर 65 और 35 मिलाकर कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 100, और ये बचा 80, तो ये 80, तो ये भी क्या होगा 80। तो इसलिए त्रिभुज में त्रिभुज क्या समान वृत्तखंड में एक नियम होता है कि समान वृत्तखंड में बनाए गए सभी कोण आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, चित्र में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को बोलते हैं, ठीक है। यदि कोण एओसी ये वाला आपको 130 डिग्री दे रखा है, तो कोण एबीसी का मान आपसे पूछ रहा है। अब देखो काफी सारे तरीके, अगर देखो यहाँ पर क्या है, ओ हमारे पास केंद्र है, आपको दिख रहा है, तो ये हमारा केंद्र है, लिखा हुआ है ओ, एक ये 65 है और ये 130 है, तो ये क्या होगा 65 होगा। 65 बताओ क्यों होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पे बने कोण का क्या होता है, दोगुना होता है। ये परिकेंद्र वाला कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पर ये परिकेंद्र है वो। अब ये 130 तो ये कितना होगा 65 होगा, और ये 65 तो चक्रीय चतुर्भुज क्या बोलता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 65 है, तो ये क्या होगा बेटा 115 डिग्री होगा, तो ये क्या हुआ 115 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो मैं डायरेक्टली यहां से यहाँ नहीं आया, ये मत करना, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है हमारे लिए। हमारे चक्रीय चतुर्भुज क्या होगा, जिसके शीर्ष कहां पर होंगे, वृत्त की परिधि पर होंगे। तो इसका आंसर कब होगा 37 का 115 डिग्री इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 38वां, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में कोण ए और कोण बी के अर्धक बिंदु ओ पर मिलते हैं, ठीक है, ये दोनों अर्धक है, ये बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो क्या पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है, ये समांतर चतुर्भुज है, डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बना हुआ है, मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं क्या है। तो इस डायग्राम को मैं बना देता हूं, एक काम करता हूं डायग्राम दोबारा, जिससे आपको ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में ये दोनों कोण जो होते हैं इनका योग कितना होता है। अब मैंने आपको बताया कि समांतर चतुर्भुज में दोनों कोणों का योग कितना होता है 180। अब 180 है तो इनके अर्धक जब मिलेंगे कहां मिलेंगे, समकोण पर मिलेंगे। तो हमेशा क्या मिलते हैं बेटा, समकोण पर मिलते हैं। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि इस कोण का जो मान होता है ना, इस कोण का मान जो होता है, कोई भी चतुर्भुज हो, इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग का आधा होता है। तो इन दोनों का योग भी 180 होगा, 180 के योग का आधा कितना हुआ 90 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो ये देखो ज्योमेट्री की कई सारी चीजें ऐसी होती है जहां पे अपन डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हैं, यानी हमें पूरा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 39 क्या है,
न्यून कोण त्रिभुज एबीसी है, ये न्यून कोण त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण एबीसी का मान यानी इस पूरे का मान आपको 60 दे रखा है। यदि त्रिभुज एबीसी में ओ लंब केंद्र है तो इसका मतलब सारे लंब होंगे। अब ये 60 है तो मुझसे क्या पूछ रहा है, कोण ओ ए ये सी रहा और ओ सी ए ये रहा। अब देखो इसको कितना प्यारा तरीके से मैंने इसके शॉर्ट्स भी डाले हैं, इसके इन जो पॉइंट्स मैंने कुछ बताए ना आपको आज क्वेश्चन बताए उनके शॉर्ट्स भी डाले हैं बेटा। तो ये 60 है तो इस कोण का मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा 120, तो इसका मान भी क्या होगा 120। अगर ये 120 है तो ये त्रिभुज बन गया हमारे पास, भाई ये 120 है क्योंकि ये 90 है, ये पूरा एक हमने चतुर्भुज उठाया ये वाला, इस चतुर्भुज में ये 90 है, ये 90 है तो 180 तो ये लग गया, 60 ये तो 120 ही होगा, 120 ये होगा तो 120 ये भी होगा और 120 ये है तो इस त्रिभुज को उठा लो, इस त्रिभुज में 120 में से 180 में से 120 गया तो दोनों का योग 60 हुआ, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से हम इसको आंसर इस क्वेश्चन को कर सकते थे बहुत आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, एक चतुर्भुज एबीसीडी में कोण बी बराबर 90 डिग्री है, आपको ये 90 डिग्री है तथा एडी स्क्वायर, ये जो एडी स्क्वायर है इसका मान लिखा हुआ है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। मैं लिख देता हूं AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। तो देखो यहां पर आप छोटी सी बात समझना, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान अगर ये समकोण है तो इसका मतलब ये यहां पर पाइथागोरस लगा सकता हूं मैं, बिल्कुल लगा सकता हूं। कोण मुझसे पूछ रहा है ACD का, ये ध्यान रखना इस कोण का मान पूछ रहा है मुझसे। अब उसको निकालने के लिए मैं इसको थोड़ा इजी देखता हूं, मुझे दिमाग लगा कि यहाँ पर AB स्क्वायर और BC स्क्वायर का मान क्या होता है, AC स्क्वायर के बराबर होता है। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का मान क्या लिख दूं मैं यहाँ पर, AC स्क्वायर। अब जरा देखना एक बार, अब इसको नीचे को भूल जाओ। अब देखो यहाँ पर AD स्क्वायर का मान जो लिखा हुआ है AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, ये कब हो सकता है, जब ये क्या हो, ये समकोण होगा। ये क्या होगा दोस्तों, समकोण होगा, तब ऐसा होगा। तो इसका मतलब इस कोण का मान क्या होगा 90 डिग्री, यानी ऑप्शन डी। अगर ये 90 डिग्री होगा तब वापस से पाइथागोरस लगेगी यहाँ पर और इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो कितना आसान था ना क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, एबीसीडी की भुजा, एबीसीडी इसकी भुजा AB को बिंदु E तक बढ़ाया गया, ठीक है, बढ़ाया गया कि B जो है वो DE के बराबर, क्या है ये जो BE है ABCD, ये D है हमारे पास, सॉरी ये हमारे पास क्या है, ये D है। हाँ तो पढ़ता हूं दोबारा से, BE को इस तरह से बढ़ाया गया कि BE बराबर AB, तो BE जो है वो AB के बराबर है। ओके, आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है तथा DE जो है वो BC को बिंदु Q पर काटती है, ये काट रही है, मुझे नहीं पता कितने हिसाब में काट रही है, पर क्या कह रहा है, तो बोल रहा है Q रेखा जो BC है उसको किस अनुपात में विभाजित करती है, आपसे ये पूछ रहा है। ये लो, यानी ये क्वेश्चन भी हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, समझना इस बात को यार। पहले बताओ ये और ये समांतर है क्या, ये और ये समांतर है क्या, लिखा हुआ नहीं कहीं भी। इसका मतलब इस त्रिभुज में अगर ये नहीं लिखा हो तो समांतर है तभी पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। इसके आगे एक छोटा सा वर्ड जोड़ दो, ये समांतर चतुर्भुज है। क्वेश्चन में शायद टाइपिंग करते समय मिसप्रिंट हो गई है, अब देख लो अगर आप इसको, बहुत आसान है क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा। यदि ABCD एक समांतर चतुर्भुज की भुजा AB को इस प्रकार अपन ने आगे बढ़ाया, अब अगर ये समांतर है तो ये भुजा इस भुजा की क्या है, समांतर है, और ये वाली जो भुजा है इसका अनुपात पूछ रहा है कि ये Q किस अनुपात में बांट रहा है। मेरे को बताओ, ये जो छोटे त्रिभुज है हमारे पास, अगर ये समांतर है, ये और ये समांतर है, तो ये छोटा त्रिभुज जो अपने पास BEQ है, ये त्रिभुज और बड़ा जो त्रिभुज है अपने पास ये वाला, इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो B है वो मध्य बिंदु है एक तरह से, क्योंकि AB बराबर BE आपको दे रखा है, तो ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर है, यानी ये भुजा जो B है वो AB की क्या है, आधी है। तो इसका मतलब ये भुजा जब इस पूरे की आधी है तो ये भुजा इस भुजा की क्या होगी, आधी होगी, और आधी होगी इसका मतलब क्या होगा, ये मध्य बिंदु होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मध्य बिंदु। तो क्या बोल रहा है, Q बिंदु को किस अनुपात में बांट रहा है। तो अगर ये बेटा देखो लिखा हुआ है ना BE जो है वो AB के बराबर है, यानी इसको इतने आगे बढ़ाया, तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु है, ये मध्य बिंदु है, तो ये छोटी भुजा बड़े की पूरे की आधी मान सकता हूँ भाई, पूरे की आधी हो गई, तो ये भुजा जो है वो इसकी आधी होगी।
और जब ये भुजा इसकी आधी होगी इसका मतलब क्या है, ये इसकी आधी है तो इसकी भी आधी होगी। तो बी जो बी क्यू जो है वो सी क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर किस अनुपात में बांट रहा है इसको, 1:1 में बांट रहा है, यानी ऑप्शन बी इसका प्यारा सा आंसर है। तो एक करेक्शन था क्वेश्चन में समांतर चतुर्भुज वाला। चलो पहली बार करेक्शन भी आ गया अपनी उसमें, कोई बात नहीं। 42, एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर एक समचतुर्भुज बनता है तो चतुर्भुज होगा। अब एक समांतर चतुर्भुज है, एक चीज याद रखना, समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर, समांतर चतुर्भुज कौन सा है वो बोल रहा है कि अंदर जो बन रहा है वो समचतुर्भुज बन रहा है। तो एक पहली बात जो मैं बता रहा हूं वो समझना कि एक समांतर चतुर्भुज की या कोई भी चतुर्भुज आप लो, उसकी अगर चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाओगे तो हमेशा दोस्तों क्या बनेगा, एक समांतर चतुर्भुज बनेगा। क्या बनेगा, अंदर एक समांतर बनेगा। क्यों बनेगा समांतर, जरा समझना कैसे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूं आपको। ये समांतर है, क्यों बना, अब देखो मैंने इसको रफली मिलाया इसको इससे, तो बताओ क्या ये दोनों मध्य बिंदु है, बिल्कुल ही मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये भुजा इस भुजा के समांतर और इसकी क्या होगी, आधी होगी, क्योंकि यहाँ पर मध्य बिंदु प्रमेय लगेगी। ऐसे ये दोनों मध्य बिंदु है तो ये भुजा इसके समांतर और इसकी क्या होगी, आधी होगी। तो जब ये इसकी आधी है ये इसकी आधी, दोनों समांतर है तो दोनों आपस में भी क्या होंगी, समांतर। ऐसे ही अगर मैं ये लेता तो ये भुजा इसके समांतर उसकी आधी होगी, ये भुजा इसके समांतर और आधी होती है, तो हम अंदर क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज बनता है। अब समांतर चतुर्भुज के भी हम 3 रूप और पढ़ते हैं, एक आयत, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज। ठीक है, अब हमेशा ध्यान रखना कि जब समांतर चतुर्भुज है, अगर समांतर चतुर्भुज है तो उसमें हमेशा क्या बनेगा, समांतर ही बनेगा। अगर आयत है तो उसमें क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। और अगर समचतुर्भुज है तो उसमें आयत बनेगा, और वर्ग है तो उसमें हमेशा क्या बनेगा, वर्ग बनेगा। बाकी सब में समांतर बनता है। तो मुझसे पूछ रहा है समचतुर्भुज बन रहा है तो इसका मतलब कौन सी आकृति होगी, वो होगी आयत। तो आयत में हमेशा क्या बनता है दोस्तों, आयत में हमेशा समचतुर्भुज बनता है। तो और इसका आंसर क्या होगा, आयत इसका करेक्ट आंसर होगा। बट फिर भी कभी आपको जज करना हो कि कैसे कर सकते हैं तो बहुत ही आसान तरीका है इसका, कि जज करने का कॉन्सेप्ट एक सिंपल सा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, मैं इजीली बता रहा हूं आपको। आप क्या करो, देखो इस भुजा को, ये तो बराबर है ही, इस भुजा को इस भुजा के बराबर करने की कोशिश करो। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाए तो इसका मतलब या तो ये वर्ग होगा, या फिर ये समचतुर्भुज होगा। तो इसको, इन दोनों को बराबर करने के लिए आप देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण समान है क्या, उससे आइडिया लग जाएगा। फिर उसके बाद आप इसके विकर्ण को मिलाइए, अगर दोनों विकर्ण समान है तो वो या तो वो आयत होगा या वो वर्ग होगा, नहीं तो अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, समांतर या समचतुर्भुज होगा। ओके, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया आयत। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, यदि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, देखो क्लियर मेंशन है समांतर चतुर्भुज है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं, ये नियम होता है बेसिक समांतर चतुर्भुज का। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर है, तो 3x - 60 बराबर x - 10 बराबर हो गया। तो यहाँ पे माइनस किया तो 2x बराबर 50 हो जाएगा। तो x का मान क्या हो जाएगा बेटा, 25 इसका करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है, x का मान निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है तो x का मान ज्ञात कीजिए यदि कोण एडीबी का है, एडीबी 40, यानी इसको नया बनाना है आगे, ये 40 है, और कोण डीसीबी 60 है। ठीक है, तो मुझसे क्या पूछ रहा है, x का मान पूछ रहा है। तो ये तो मेरे को लगता नहीं है क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है बिल्कुल, ये 60 है ना, तो बिल्कुल ये भी 60 होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये तो क्वेश्चन ऐसे घुमा रहा है बेवजह, तो इसका आंसर क्या है, बिल्कुल 60 डिग्री इसका आंसर होगा। चलिए, तो ऐसी जबरदस्ती इसको 40 डाल दिया और कुछ था नहीं इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है, 45, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल 56 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण बिंदु ओ पर मिलते हैं। अब समझो, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है, 56। अब अगर विकर्ण काटा तो विकर्ण ने काटने पर अपने दो त्रिभुज बने, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और अगर दोनों त्रिभुज यहाँ पर सर्वांग सम है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, इसका वो क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। तो देखो ए बी सी और डी, ये हमारे पास क्या बने, ये हमारे पास यहाँ पर बन गए, हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। जब हमने दोनों विकर्ण बनाए तो विकर्ण ओ बिंदु पर कट रहे हैं। ओके, तो अब मुझसे क्या बोल रहा है, मुझसे ये बोल रहा है, तो
ओ ए बी का मान ज्ञात करो, यानी ओ ए बी का मान, इस वाले का मान निकालना है। तो यहां पर देखो हमारे पास कितने त्रिभुज बन रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास त्रिभुज बन रहे हैं कितने, 4। ठीक है, अब ये चारों क्या बराबर होंगे, बिल्कुल। अगर हम देखें तो देखो ये विकर्ण, अगर जैसे मान लो इस विकर्ण की बात, पहले इस विकर्ण की बात करो, इस विकर्ण ने दोनों को, इसको कितना दे दिया, इसको दे दिया 28, इसको भी दे दिया 28, और ये मध्य बिंदु है, तो ये मध्य बिंदु है, तो दोनों त्रिभुजों का आधार क्या हो गया, इन दोनों त्रिभुजों का आधार क्या होगा, समान, ऊंचाई दोनों की समान है, तो चारों त्रिभुज क्या होंगे, यहाँ पर बराबर होंगे, और चारों त्रिभुज बराबर होंगे तो आपसे एक त्रिभुज पूछ रहा है ओएबी का, तो 56 का चौथाई कर लिया क्योंकि चारों बराबर है, तो 14 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, एबीसीडी एक समचतुर्भुज के मध्य बिंदु पी क्यू आर एस को मिलाने पर बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो ये एबीसीडी है, अब इसके चारों भुजाओं के मध्य बिंदु लिए अपन ने, इससे बनने वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अभी बेस्ट मैंने आपको बताया सम चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने पर आयत बनता है, लेकिन अब आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। यदि AC का मान 10 है और BD का मान 12 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ये तो बाहर वाले का निकाल रहा हूं पहले मैं, अब डायरेक्ट बताऊंगा मैं आपको। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण है 10 गुणा 12, तो ये हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। किसका आया क्षेत्रफल, ये पूरे समचतुर्भुज का आया। लेकिन मुझसे पूछ रहा है कि अगर चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाऊंगा तो अंदर जो चतुर्भुज बनेगा उसका क्षेत्रफल मूल चतुर्भुज का हमेशा क्या होता है, आधा होता है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पर अपने पास 60 है तो उसका आधा कितना होगा, 30, क्योंकि ये अंदर जो बनेगा, कोई भी आकृति हो, ये ध्यान रखिएगा, कोई भी चतुर्भुज हो तो अंदर क्या बनता है, समांतर बनता है, और उसका क्षेत्रफल हमेशा मूल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है। और ये क्यों होता है, ये होता है मूल बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से। चलिए क्वेश्चन नंबर 47, एक चतुर्भुज ABCD में कोण ए और कोण बी के द्विभाजक O पर मिलते हैं। ये देखो चतुर्भुज कैसा है, अब कुछ भी क्लियर नहीं है तो कुछ भी बना देता हूं मैं। ये त्रिभुज, ये चतुर्भुज ABCD है, क्या बोल रहा है, और यहां पर कोण, ठीक है, मिलते हैं द्विभाजक, यानी बराबर भागों में बांटा। कोण C का मान 70 डिग्री है, कोण D का मान 130 डिग्री है। मुझसे पूछ रहा है कि कोण AOB का मान, तो इसका मान क्या होता है, इसका मान मैंने शॉर्ट डाला था, उसके ऊपर भी देखा होगा आपने कि इस कोण का मान इन दोनों कोणों के योग का आधा होता है। तो कोण AOB का मान जो होगा वो क्या होगा, 70 + 130। जब कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको सब चीजें क्लियर करूंगा कि क्यों होता है, कैसे होता है, बट आपको मैं एक छोटा सा हिंट देता हूं। ऐसे मान लो कि ये x है तो ये भी क्या होगा, x द्विभाजक है ना, तो ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। अब देखो चतुर्भुज की चारों कोणों का, चतुर्भुज की चारों कोणों का कितना, 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पर 2 बार x हो गया, 2 बार y चतुर्भुज के हिसाब से, और इन दोनों को जोड़ा तो 200 आ गया, बराबर अपने पास कितना है, 360 डिग्री। तो यहां से अगर अपन देखें तो पहले तो 100 घट गया, 260, ये 160 बच जाएगा, तो 2 कॉमन आ गया, x + y बराबर अपने पास हो गया 160 डिग्री। 160 का मतलब हो गया x + y का मान हो जाएगा 80 डिग्री। अगर इन दोनों का योग केवल 80 है और त्रिभुज के तीनों कोणों कितना होता है, 180 होता है, तो इन दोनों का योग घटाया तो इसका मान क्या बचेगा, 180 में से 80 घटाया तो 100 बचेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन डी इसका करेक्ट जवाब है। तो क्वेश्चन 47 में ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए 48 की बात करते हैं। PQRS एक आयत है, ABCD क्रमशः भुजा PQRS आयत है और ABCD क्रमशः भुजाओं के मध्य बिंदु है, आपको दे रखें। पहले आयत बनाओ, P का मध्य बिंदु A है, QR का मध्य बिंदु B है, इसका C है, इसका D है। अब क्या दे रखा है मुझे उसको पढ़ते हैं। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल आपको 48 दे रखा है। ये लोग तो कहानी घुमा रहा है यहाँ तो, चलो कोई नहीं, बहुत आसान है वैसे तो। यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आयत दे रखा है, मुझे बताओ कि PQR ये आयत का कितना है, ये 48 है, ये 48 है तो पूरा कितना होगा, 96। भाई डबल हो गया ना, वो 96 हो जाएगा। और देखो अब क्या बोल रहा है, BCD का एरिया, अब इसको भी देखो अंदर के अंदर घुमा रहा है। तो अब देखो सबसे पहले बताओ ये पूरा 96, तो इस अंदर वाले का क्या होगा, ABCD का अपने पास होगा, ABCD का आधा हो जाएगा, कितना 48, 48। अब ये देखो, अब मुझसे पूछ रहा है BCD, यानी इसका मान पूछ रहा है इस वाले का। तो अगर ये अंदर का 48 है तो ये कितना बचेगा, 24। तो
सी डी का कितना बचेगा 24, आधा हो गया ना, इसलिए तो 24 ऑप्शन ए। तो जरूरी नहीं हर क्वेश्चन को डेप्थ में जाके किया जाए, कॉन्सेप्ट अगर आपको आपके फंडामेंटल क्लियर है तो इजीली आप कर सकते हैं कहीं भी और कभी भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, चित्र में ओपी जो है, ओपी ये रहा ओपी, कोण बीओसी को और ओक्यू कोण एओसी को अर्धित करते हैं, यानी आधे काटते हैं, यानी इसका मतलब है ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, तब कोण पीओक्यू इसका मान ज्ञात करना है। ये तो सिंपल है। तो अब बताओ, अगर ये x है बेटा तो ये भी x होगा, और ये y है तो ये भी क्या होगा, y होगा। तो ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ y, x प्लस वाई का मान कितना होगा 90, और यहां पर आप देख लीजिए 2 का भाग लगाया तो पी ओ क्यू का मतलब ये x और y 90 है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब है। तो 49 में क्वेश्चन का आंसर क्या है, ए बिल्कुल करेक्ट। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे और देखें लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50। ये है कि कोण एक जो हमारे पास है, तो कोण एक जो है उसका मान है 5x माइनस 20, कोण एक तो ये रहा हमारे पास, और कोण 7, तो ये दोनों क्या है, भाई एक अंतर कोण है और दोनों का मान आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पर 5x माइनस 20 बराबर 2x प्लस 10, ये यहाँ पर समान है, दोनों को बराबर किया तो 5 में से अगर 2 गया तो 3x, और 20 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जुड़ के अपने पास हो जाएगा 30। ठीक है, तो x का मान आ गया अपने पास 10 डिग्री, पर मुझसे x का मान नहीं पूछ रहा, ऑप्शन में 10 भी, जल्दबाजी ना करें, और पूछ रहा है 7 का मान क्या है, तो 10 दूना 20, 20 और 10 30, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। तो इस तरह से हमारे जो सारे क्वेश्चन थे, ये 50 क्वेश्चन जो थे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आने वाले टाइम में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन और भी लेके आऊंगा ज्योमेट्री के। तो ये प्लेन ज्योमेट्री के अगर हम बात करें तो इसमें हमने बहुत बेसिक बातों पे क्वेश्चन किए, थ्योरेटिकल चीजें भी साथ में थी। तो जो आपके कभी आप सीटेट का एग्जाम देते तो आपको डेफिनेटली वहाँ या रीट का एग्जाम दे रहे तो आपको डेफिनेटली वहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट ऐसा नहीं किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए और नॉलेज के लिए होना जरूरी है, क्योंकि नॉलेज भी इसी से बनती है। तो सब तरह के क्वेश्चन हमने मिक्स किए और डेफिनेटली आपको बहुत मजा आया होगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो अपने दोस्तों से शेयर करें, और इसके अलावा आप प्रैक्टिस करते रहें। मैं उम्मीद आपसे यही करूंगा कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फायदा होने वाला है। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर अब मैं 2D और 3D वाले जो क्वेश्चन हैं उनको लेकर आऊंगा। खासकर रीट लेवल 2 के बच्चे प्रायिकता वाले टॉपिक की बात कर रहे थे, प्रायिकता का टॉपिक भी कराया जाएगा जल्दी। रीट लेवल 1 के जो बाकी टॉपिक है वो भी उन पर भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, तो आप निश्चिंत रहिए। बिल्कुल अभी आपके एग्जाम तक सब चीजें कवर कराई जाएंगी, तो आप जुड़े रहिए मुझसे। ठीक है, क्लासेस देखते रहिए, सारी क्लासेस आप लोगों के काम की है, किसी ना किसी एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं ये सब चीजें मिल जाएंगी। तो मैं चाहूंगा कि आप बस पढ़ते रहें, मजे करते रहें। चलिए मैं आपसे विदा चाहता हूँ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।